Okay, so we are going to start today's session. लास्ट क्लास में हमने HRA किया था और HRA के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. In today's class we are going to start perquisites. HRA हमारा HRA नहीं, सारे अलाउंसेस हमारे कंप्लीट हो गए थे लास्ट क्लास में और अब हम फाइनली जो इनकम टैक्स में सैलरी का लास्ट एलिमेंट होता है विच इज perquisites, we are going to start with that. perquisites होता क्या है? perquisites होते हैं बेनिफिट. मैंने शुरू में भी आपको बताया था जब सैलरी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं हम वो कर रहे थे. मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि perquisites और अलाउंसेस में डिफरेंस क्या होता है. अलाउंसेस जो होते हैं वो आपको कैश में दिए जाते हैं, कुछ फैसिलिटीज आप अवेल कर सके इसलिए आपको कैश दिया जाता है उसके लिए. whereas perquisites जो होते हैं ये आपको बेनिफिट्स इन काइंड दिए जाते हैं. इसमें आपको कैश नहीं, जैसे कि अलाउंस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है या कन्वेयंस अलाउंस मिलता है तो कंपनी आपको आने जाने का पैसा दे रही है. whereas अगर हम वही चीज परक्विजिट में कंपनी दे तो हमें क्या मिलेगा? गाड़ी मिल जाएगी ऑफिस की आने जाने के लिए. तो बात तो बराबर है, एक जगह पैसा दे रही है तो मुझे प्रबंध खुद से करना पड़ेगा और दूसरी जगह वो प्रबंध ही करके दे रही है. सो जब पैसा देती है तब उसको टैक्स करती है, तो फैसिलिटी देगी तो उसको टैक्स कैसे नहीं करेगी. सो बेनिफिट इन काइंड अगर आपको मिल रहा है तो दैट टू इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. और वो होता है कितने टाइप का? परक्विजिट्स जो होता है इसको ब्रॉडली ना हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. परक्विजिट्स को ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यह है परक्विजिट्स इन एनी फॉर्म टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, जो कि हर एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगा. कुछ ऐसे परक्विजिट्स होते हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं अप टू अ लिमिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज. एंड देन देयर आर सर्टेन अदर बेनिफिट्स व्हिच आर टैक्सेबल ओनली फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज. अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा. स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हम तब पढ़ेंगे जब हम ये तीसरा टाइप ऑफ बेनिफिट कर रहे होंगे. शुरुआत करते हैं. So, जो 3 ब्रॉडली टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स हमने देखे, परक्विजिट्स इन एनी फॉर्म टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, इसमें आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसमें आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, अदर प्रेस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट्स. कोशिश हमारी ये रहेगी कि आज हम ये सारे टाइप के परक्विजिट्स कर लें. फिर होता है परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज. इसके अंदर हम LTC पढ़ते हैं. LTC आप लोग सभी ने सुन रखा होगा आई गेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, जिसमें उनके घूमने का, कहीं पे आने जाने का खर्चा, ट्रैवल का खर्चा जो होता है उसमें वो कंपनी बियर करती है. फिर मेडिकल परक्विजिट भी अप टू अ लिमिट स्पेसिफाइड होता है, एग्जेम्प्ट. फिर वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होते हैं? वो होते हैं स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट मिल रहा हो, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मिल रहा हो आपको फ्री में, चिल्ड्रन एजुकेशन फ्री में मिल रही हो, या ऑफिस की तरफ से आपको गाड़ी मिल गई हो मुफ्त में. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ परक्विजिट्स, परक्विजिट्स इन एनी फॉर्म टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज. इसके अंदर जो पहला ही परक्विजिट है ना, व्हिच इज रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये हर किसी के लिए टैक्सेबल होगा. ये कौन सी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं हम लोग? जो हर किसी के लिए टैक्सेबल होगा. मैंने जब HRA पढ़ाया था तब आपको बताया था कि हम जो भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करेंगे सैलरी के, उसमें या तो HRA या फिर RFA डेफिनेटली होगा. बिकॉज हर एम्प्लॉय को या तो रहने का घर मिलता है यानी रेंट फ्री एकोमोडेशन, या फिर उनको रेंट पे लेके घर रह लो और हमसे पैसे ले लो उसके, विच इज HRA, है ना. तो या तो घर देगी तो RFA हो गया, और घर नहीं दे रही है तो कंपनी आपको HRA देगी. तो हर क्वेश्चन में जब भी हम किसी असेसी का, किसी एम्प्लॉय का इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी निकालेंगे तो उस क्वेश्चन में उस सैलरी के, उस एसएससी के सैलरी के जो भी एलिमेंट्स दिए होंगे उसमें RFA या HRA डेफिनेटली होगा ही होगा. कोई एक इन दोनों में से डेफिनेटली होगा ही होगा. सो रेंट फ्री एकोमोडेशन इज दैट इम्पोर्टेंट एज मच एज is house rent allowance. Now rent free accommodation, ये होता क्या है? रेंट फ्री
बिना किसी रेंट के आपको एकोमोडेशन दिया जा रहा है। कौन देता है ये एकोमोडेशन? ये एकोमोडेशन मिलता है हमें कंपनी की तरफ से। अब इसको कैलकुलेट करते वक्त हम ये देखते हैं कि जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है ये किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स या लाइसेंस फीस। अब ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको रहने के लिए कोई घर दिया गया है तो उसका कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा, जो भी उसमें दिया होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो हम ये देखते हैं कि वेदर इट इज ओन्ड बाय द ओनर, जो घर है वो ओनर का है या ओनर का नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आदित्य बिरला फर्टिलाइजर्स के लिए काम करती हूँ, केमिकल्स के लिए काम करती हूँ, उनका लखनऊ में अपना खुद का बनाया हुआ घर है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए देते हैं, तो वो हो गए ओन। मान लीजिए इन्हीं का कोई दूसरा ब्रांच मुंबई में हो जहां पर उनका खुद का बनाया हुआ घर नहीं है, बट उन्होंने एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है रेंट पे ले ली और वो उसका रेंट पे करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को उस बिल्डिंग में रहने को देते हैं फ्री में। रेंट कौन पे कर रहा है? बिल्डिंग भले ही कंपनी की नहीं है बट कंपनी रेंट पे कर रही है और घर में रहने को आपको फ्री में अलाउ कर रही है। सो दैट इज नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर। अच्छा बच्चों, इससे पहले कि हम लोग इसको करें, परक्विजिट्स को करें, एक चीज जरूरी है यहाँ पर समझना कि परक्विजिट्स का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो अलाउंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन द सेंस अलाउंसेस में ना हमें या तो रिसीव्ड पता होगा या तो हमें स्पेंट पता होगा या तो हमें लिमिट दे रखी होगी रूल में, बट क्योंकि अलाउंसेस कैश में मिल रहा होता है, बट परक्विजिट्स जो होता है ये हमें कैश में नहीं मिल रहा होता है, तो कितना पैसा आया है वो तो पता ही नहीं, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं है, यहाँ पर बेनिफिट आई है। तो यहाँ पर ना रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट नहीं होता है, यहाँ पर यूजुअली हम सीधे टैक्सेबल निकालते हैं। अलाउंसेस में या रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अभी तक हमने टैक्सेबल पोर्शन निकालना कैसे सीखा था? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, जितना पैसा आपको कंपनी से मिला है उसमें से जो भी इनकम टैक्स के सैलरी के अंदर रूल्स कहते हैं उतना आप एग्जेम्प्ट माइनस कर दो तो आपको टैक्सेबल पोर्शन मिल जाता था। लेकिन क्योंकि जितने भी परक्विजिट्स हैं ये क्या है, बेनिफिट्स इन काइंड है, तो यहाँ रिसीव्ड कोई पैसा तो मिला है नहीं, तो जब पैसा नहीं मिला है तो रिसीव्ड ही नहीं है तो माइनस एग्जेम्प्ट क्या करेंगे, पता ही नहीं। इसीलिए यहाँ का जो रूल्स होता है ना उसमें हम डायरेक्टली टैक्सेबल पोर्शन निकालते हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर अगर मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर मिला है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि गवर्नमेंट लाइसेंस के अकॉर्डिंग उस घर की कीमत कितनी थी या रेंट कितना बनता था हर महीने का 700, तो हम 700 इंटू 12, 700 इंटू 12 8400 डायरेक्टली टैक्सेबल होगा। सो RFA टैक्सेबल कितना होगा 8400। इसमें हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल। ठीक है, क्योंकि रिसीव्ड है ही नहीं, रिसीव्ड इन कैश तो कुछ है ही नहीं, बेनिफिट रिसीव्ड है। सो दैट्स हाउ वी ट्रीट इट लाइक दैट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओन बाय एम्प्लॉयर, नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर। अच्छा सिमिलरली ना कई बारी चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उनको एकोमोडेशन इन होटल दिया जाता है। जब तक कंपनी का क्वार्टर खाली नहीं हो रहा है आपको एक होटल में रख दिया जाता है या समथिंग है दैट। सो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या ट्रीटमेंट है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, घर जो है वो एम्प्लॉयर का ही है, तो हम ये देखते हैं कि वो किस शहर में दिया गया है। जिस शहर में दिया गया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 25 लाख है, बिटवीन 10 टू 25 लाख है या अप टू 10 लाख है। अगर मोर देन 25 लाख है तो उस घर के लिए हम कितना टैक्सेबल अमाउंट करते हैं। देखो टैक्सेबल अमाउंट है, एग्जेम्प्ट नहीं। अभी तक अलाउंसेस में या रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम क्या पढ़ते थे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। परक्विजिट्स में हम क्या पढ़ते हैं, सीधे टैक्सेबल। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। सो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, अगर मोर देन 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी, 10 से 25 है तो 10% ऑफ सैलरी,
एंड अप टू 10 lakhs है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। अब ये पता कैसे चलेगा मैम की पॉपुलेशन कितनी है? या तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड होगा, अगर कोई छोटा मोटा शहर है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है आपको मुरादाबाद और या लेट्स से सिद्धि या विंध्यनगर, ऐसा कोई छोटा मोटा जगह है तो आपको पॉपुलेशन बेशक क्वेश्चन बता कर देगा। अगर नहीं बता कर दे रहा है तो आप देखना कि शहर कौन सा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, क्या वो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली ओवर 25 लाख होगा, यानी 15% ऑफ द सैलरी विल बी टैक्सेबल, है ना। और अगर बहुत ही छोटे शहर हैं, जिस शहर का आपने नाम नहीं सुना है और पॉपुलेशन भी नहीं बता कर दी है, तो आप 10 लाख अज्यूम करके 7.5% का लगा देना और नीचे ना क्वेश्चन में आंसर शीट में अपने नोट भी लिख देना, सिंस द क्वेश्चन हैज नॉट स्पेसिफाइड द पॉपुलेशन लिमिट ऑफ द सेड टाउन और सिटी। सिटी होगा तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, बट वो छोटा मोटा टाउन होगा मान लीजिए जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा, तो it has been assumed that the population of this area would be up to 10 lakhs, and in accordance with the same rule 7.5% of salary has been applied to calculate the amount taxable for RFA। हमेशा नोट दे देना ना, जब भी हम कुछ assume करते हैं is always better। नेक्स्ट, अगर मान लो घर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? Taxable amount would be the actual rent paid by the employer or 15% of the salary, whichever is less। देखो, allowances जब हम पढ़ रहे थे या जब हम retirement benefits पढ़ रहे थे तो हम whichever is less कहाँ पे लगाते थे? Least of the following shall be exempt। exemption में यहाँ पर कहाँ लग रहा है? Least of the following shall be taxable। बार बार ये चीज मैं बता रही हूँ आपको, याद रखिएगा कि परक्विजिट्स के केस में डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, यहाँ हम सीधे टैक्सेबल पोर्शन निकालते हैं, और अलाउंसेस के केस में हम टैक्सेबल कैसे निकालते थे? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट करके। हम जो भी रूल्स पढ़ते थे वो एग्जेम्पशंस के होते थे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, अमाउंट रिसीव्ड और स्पेंट व्हिचएवर इज लेस शुड बी एग्जेम्प्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे पढ़ते थे ना हम, बट यहाँ पर सीधे टैक्सेबल। सो अगर घर कंपनी का है तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे 15%, 10% और 7.5% लगा देंगे, और अगर नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो फिर हम एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ द सैलरी व्हिचएवर इज लेस वो टैक्सेबल लगा देंगे। अच्छा, एकोमोडेशन इन होटल, ये रूल तो मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ बच्चों, लेकिन ये यूजुअली एग्जाम्स में आता नहीं है क्योंकि ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। एकोमोडेशन इन होटल, अगर किसी एम्प्लॉय को होटल में ठहराया गया है तो कितना टैक्सेबल पोर्शन होगा? मुफ्त में होटल में ठहराया गया है कंपनी की तरफ से, तो टैक्सेबल पोर्शन होगा 24% ऑफ सैलरी और द एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द होटल, whichever is less। However, nothing shall be taxable if accommodation is provided for not more than 15 days and on transfer of employee from one place to another। The point to be noted here is and, ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। अगर किसी के ट्रांसफर पे और 15 दिन से कम के लिए किसी को होटल में ठहराया गया है तो फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि ऐसे ही केसेस होते हैं जब एम्प्लॉयर या कंपनी होटल में ठहराती है ज्यादातर, इसलिए यहाँ पर ऐसे केसेस आने के चांसेस कम होते हैं एग्जाम्स में। अब एक और एलिमेंट होता है आरएफए का, रेंट फ्री एकोमोडेशन का, व्हिच इज फर्निश्ड हाउस। जो घर आपको कंपनी दे रही है, चाहे वो किराए का घर हो जिसका किराया कंपनी पे कर रही हो या फिर वो कंपनी का खुद का घर हो, क्या वो जो घर है आपको सिर्फ एक खाली डब्बा यानी घर दे दिया गया है या घर के अंदर फर्नीचर्स भी दिए गए हैं? ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं? अनफर्निश्ड घर देती हैं, बट अगर कोई कंपनी है जो फर्नीचर्स के साथ फर्निश्ड घर दे रही है तो फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? जो भी आपने आरएफए निकाला है ना ऊपर, किसी भी फॉर्म में निकाला हो, 15%, 10%, 7.5% ऑफ सैलरी, या फिर एक्चुअल रेंट पेड बाय द ओनर, या फिर 15% ऑफ द सैलरी, या फिर एज पर गवर्नमेंट लाइसेंस रूल्स, तो आपके जो भी आरएफए की वैल्यू आई है ना उसमें हम ऐड कर देते हैं 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल हायर चार्जेस इफ टेकन ऑन रेंट। अगर जो फर्नीचर है वो किराए का है
तो जो भी एक्चुअल किराए का पैसा जा रहा है, एक्चुअल हायर चार्जेस, और अगर जो फर्नीचर है वो कंपनी ने खरीद कर आपको दिया है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर ये आपके RFA की कैलकुलेटेड वैल्यू में ऐड कर दी जाएगी। पढ़ के देखते हैं। If furniture is also provided, then 10% per annum of cost of furniture or actual higher charges if taken on rent shall be added in the value calculated above. Any maintenance charges or repairs of the building incurred by the employer shall be ignored. अगर घर की रंगाई पोताई करी है या कुछ भी और मेंटेनेंस का काम किया है, छत चूरा था, उसके ऊपर भी कंपनी मुफ्त में काम करके दे रही है आपको। जब घर कंपनी का है तो काम भी कंपनी करके देगी उसमें, तो उसका कोई भी पैसा वैसा ऐड नहीं करना, वो आपके ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। हम क्या टैक्स करेंगे आपको? सिर्फ घर का पैसा और फर्नीचर का पैसा। अब जब हम इतना पढ़ चुके हैं कि 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का मीनिंग क्या है RFA के लिए? सैलरी जैसे हम हर अलग अलग एलिमेंट के लिए निकालते हैं, वैसे RFA के लिए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ना RFA के अंदर सैलरी की सबसे ब्रॉड मीनिंग होती है, which is बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी इंक्लूडेबल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी अंडर द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट, plus bonus plus commission plus taxable portion of all allowances plus any other monetary benefit, अगर कोई भी और monetary benefit मिल रहा है तो। So बेहतर क्या होता है, मान लो मुझे एक क्वेश्चन मिला है जिसमें पहले दिया हुआ है बेसिक, फिर दिया हुआ है बोनस, फिर दिया हुआ है DA, फिर दिया हुआ है RFA, फिर नीचे दिया हुआ है कि उनको कन्वेयंस अलाउंस मिल रहा था, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा था, उनको मेडिकल अलाउंस मिल रहा था, उनको लंच अलाउंस मिल रहा था, उनको जो भी मिल रहा था। तो बेहतर क्या होता है, भले ही RFA मुझे ऊपर दी गई है, मैं RFA पहले निकालने ना चली जाऊं, RFA को अपने क्वेश्चन के सीक्वेंस में सबसे नीचे रखूं, बिकॉज सारे एलिमेंट्स में सैलरी के सबसे नीचे रखूं, बिकॉज RFA की कैलकुलेशन में जो सैलरी का मेरे को कंपलसरी रिक्वायरमेंट होगा वो कैसे निकलता है, उसमें मेरे को टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस भी डालना होता है। इसलिए बेहतर हो कि पहले ऊपर में सारे अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन यानी रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट निकाल चुकी हूँ। ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ सैलरी के कैलकुलेशन में कि डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर्स PF कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल इंटरेस्ट ऑन PF एंड परक्विजिट्स। किसी भी तरह का परक्विजिट्स, मेडिकल अलाउंस है तो ऐड होगा, लेकिन अगर मेडिकल बेनिफिट है तो ऐड नहीं होगा। ठीक है। लंच अलाउंस है तो ऐड होगा, लेकिन अगर फ्री मील्स है तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि फ्री मील परक्विजिट हो गया है ना। मेडिकल फैसिलिटी परक्विजिट हो गया, वही मेडिकल अलाउंस हो गया। सो कोई भी परक्विजिट है तो उसको नहीं ऐड करना सैलरी के कैलकुलेशन में। और क्या ऐड नहीं करना, एम्प्लॉयर के PF का कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय के PF का कंट्रीब्यूशन ऐड होगा क्या मैम? मैंने आपको जब PF करा रही थी तभी बताया था कि एम्प्लॉय का जो PF होता है वो हमेशा ग्रॉस में इंक्लूडेड होता है, बेसिक में इंक्लूडेड होता है, एंड देयरफॉर ग्रॉस में इंक्लूडेड होता है। तो उसकी तो सवाल ही नहीं है, उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पर, है ना। वो तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है ही। क्या नहीं इंक्लूड करना, एम्प्लॉयर का PF का कंट्रीब्यूशन या फिर इंटरेस्ट ऑन PF। कौन सा इंटरेस्ट? दोनों, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, क्योंकि ये तो हमें रिटायरमेंट के टाइम पे मैच्योर होके दे रहे हैं। नेक्स्ट, सैलरी इज टेकन ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच हाउस इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अब ऐसा ही रूल ना हम हाउस रेंट अलाउंस में भी कर चुके थे कि ऐसा ना हो कि घर मिला है 6 महीने के लिए और हम सैलरी ले रहे हैं पूरे 12 महीने का। नहीं, 6 महीने के लिए अगर घर मिला है तो जब हम उसके लिए RFA का टैक्सेबल पोर्शन निकालेंगे तो हम सैलरी भी सिर्फ 6 ही महीने का फिर कंसिडर करेंगे। ये आपके लिए ना एक क्विक रिविजनरी है, आप एक बार देख लो। RFA कैसे टैक्सेबल होता है? फर्निश्ड हाउस है तो हम वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस 10% पर एनम है, ये PM गलत हो गया, पर मंथ नहीं, दिस पर एनम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल रेंट ऑफ फर्नीचर। अगर घर अनफर्निश्ड है तो हम देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, हाँ तो लाइसेंस फी ना, तो हम देखेंगे ओनरशिप, क्या वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। अगर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कितना होगा टैक्सेबल, एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हम पॉपुलेशन चेक करेंगे कि वो 25 लाख से ज्यादा है तो 15%, 10 से 25 के बीच में है तो 10%,
और अप टू 10 lakhs है तो 7.5%. So that would be the amount taxable. So ये आपके लिए क्विक रिविजनरी शीट है. अब करते हैं हम क्वेश्चंस. अब कर रहे हैं हम RFA के ऊपर कुछ क्वेश्चन. So let me connect my notepad here first and note down the particulars along with reading the question. So क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स की प्रीवियस ईयर की 2019-20 की सैलरी का कुछ अमाउंट दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप उनका टैक्सेबल RFA निकाले. सो क्या क्या चीज़ें मुझे बताई गई है. मुझे बताया गया है कि उनकी बेसिक सैलरी जो है वो 12,000 रुपये हर महीने के हैं. फिर बताया जा रहा है कि उनका DA जिसका सिर्फ 40% जो है वो सैलरी का पार्ट फॉर्म करता है वो है 1,000 पर मंथ. फिर उनका लंच अलाउंस भी बताया गया है और लंच अलाउंस है 200 रुपये पर मंथ. फिर बताया गया मेडिकल अलाउंस. मेडिकल अलाउंस है इनका 500 रुपये पर मंथ. ओके, नोटेड. नेक्स्ट है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस. सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब हमने किया था बच्चों. कहाँ? जो हमारी अलाउंस की लास्ट स्लाइड थी ना, उसमें मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ अलाउंसेस बताए थे विच आर ऑलवेज टैक्सेबल. जिसमें DA था, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस था, लंच अलाउंस था, मेडिकल अलाउंस था. सो वी हैव डन दिस. नीचे हमें दिया हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर टू चिल्ड्रन दे रखा है 230 रुपये पर मंथ. ओके. फिर बताया गया है प्रोवाइडेड विद RFA इन दिल्ली. सबसे पहली चीज ये है कहाँ पर? दिल्ली में है. तो अगर दिल्ली में है, अब मुझे पॉपुलेशन ना भी दिया हो तो मुझे पता है कि 25 लाख से ऊपर होगा बिकॉज इट इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दी हुई है. फर्नीचर की कॉस्ट थी कितनी? 2 लाख रुपए. ठीक है, फर्निश्ड हाउस है यानी कि. तो इसका भी मुझे 10% ऐड करना होगा और अगर यही फर्नीचर रेंट पे होता तो हम एक्चुअल हायर चार्जेस ऐड कर देते. Compute the value of the rent-free accommodation if the accommodation is provided by ABC Limited and the accommodation has been taken on rent by the company at ₹7,000 per month. ये जो घर है दिल्ली में ये रेंट पे है और इसका रेंट कितना पे कर रही है कंपनी? 7,000 रुपये पर मंथ. ठीक है. अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं सोल्यूशन पे. लेट मी कनेक्ट द नोटपैड. Okay, so these are the particulars that I noted down while reading the question. जिसमें बेसिक सैलरी दे रखा है, DA, लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड घर जो है वो रेंट पर है और वो दिल्ली में लिया गया है. तो पॉपुलेशन वाला तो एलिमेंट हमारा आएगा नहीं क्योंकि घर जब भी रेंट पर होता है तो हम क्या लेते हैं? एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी. सो यहाँ पर पॉपुलेशन डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है. एंड देन रेंट पेड इज 7,000 पर मंथ. फर्नीचर जो है वो 2 लाख की है. निकालना क्या है? क्वेश्चन में कहा गया था कि बस आप RFA की वैल्यू निकाल दीजिए. ठीक है, तो हम निकाल देते हैं. RFA की वैल्यू निकालने से पहले व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ RFA? लेट्स सी. computation of value of RFA. Since the house is not owned by the employer and the employer is a non-government employee, is a non-government employer, तो ऐसे केस में हमारा टैक्सेबल पोर्शन क्या होता था? टैक्सेबल RFA would be एक्चुअल रेंट पेड, यानी 7,000 रुपये हर महीने का रेंट है तो 7,000 into 12, 84,000.
और वेट अ सेकेंड, ये टैक्सेबल आरएफए नहीं, बल्कि दिस इज टैक्सेबल अनफर्निश्ड, टैक्सेबल अनफर्निश्ड वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री एकोमोडेशन देख रहे हैं हम। और दूसरा पर्टिकुलर क्या होता था हमारा, दूसरा होता था 15% ऑफ द सैलरी, राइट। सो 15% ऑफ सैलरी निकालने के लिए मुझे पहले सैलरी का अमाउंट पता होना चाहिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर आरएफए, ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा, दिस इज वर्किंग नोट। नाउ व्हाट वुड बी द सैलरी, सैलरी का हमने क्या रूल पढ़ा था, बेसिक लेते हैं, बेसिक कितना था, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो मैं मंथली निकाल के एंड में मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दूं, या फिर मैं साथ ही के साथ मल्टीप्लाइड बाई 12 करती चलूं। सो हम साथ के साथ करते हैं रादर। बेसिक है 10,000 शायद, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक अगेन, नहीं बेसिक है 12,000 पर मंथ। सो मेरी बेसिक हो गई 12,000 इंटू 12, नेक्स्ट डीए, डीए था 1,000 रुपए, जिसका कि 40% वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द सैलरी, और हम कौन सा वाला डीए लेते हैं यहाँ पर, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेते हैं। तो 1,000 का 40% यानी 400 मल्टीप्लाइड बाई 12, सो 400 into 12, 4,800 would be my value of DA। DA के बाद नेक्स्ट दिया हुआ है लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ये तीनों चीजें जो हैं ये फुल्ली टैक्सेबल होती हैं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, लंच अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और था सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। The amount was I guess 200, 300 and 500. Let's just 253. Okay. So 200 into 12, 500 into 12 and 300 into 12, because सैलरी के कैलकुलेशन क्या कहता है, सैलरी का कैलकुलेशन कहता है कि आप परकोजिट्स को छोड़कर और पीएफ में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को छोड़कर बाकी सारी चीजें ऐड करेंगे, इसलिए हम लोग ये सब कुछ लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था शायद, ओके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन था 230 रुपीज पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब इसका हम कितना लेते थे, हम लेते थे रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना होता था, जो लिमिट स्पेसिफाइड थी। अब लिमिट स्पेसिफाइड कितनी थी, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तो देखते हैं, रिसीव्ड है हमें 230 फॉर 2 चिल्ड्रन, और एग्जेम्प्ट कितना होगा 100 रुपीज पर मंथ फॉर पर चाइल्ड यानी 2 चिल्ड्रन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 12। सो दिस वुड बी 460 minus 200, 260, 260 multiplied by 12, 3120। सो ये आ गया मेरा सारा सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए, और ये आ रहा है, लेट्स जस्ट सम इट अप, 1,44,000 plus 4,800 plus 2,400 plus 9,600 plus 3,120. It's coming out to be 1,63,920. 1,63,920. I hope the calculation is correct. Let me just cross check quickly. Yeah, 1,63,920 is the salary. अब जब मुझे सैलरी पता चल गई है,
तो मैं यहाँ पर RFA निकाल सकती हूँ 15% ऑफ सैलरी बोले तो 15% ऑफ 1,63,920 and that would amount to 24,588. Now I know least of the two is taxable. So यहाँ पर मेरा least क्या है? Least is this. तो taxable क्या हुआ? Unfurnished value comes out to be 24,588. अब ये मेरा फाइनल टैक्सेबल वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे इसमें फर्निश्ड वैल्यू भी ऐड करनी होती है. और फर्निश्ड वैल्यू कितनी होती है? फर्निश्ड वैल्यू वुड बी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो कि इस क्वेश्चन में है, और एक्चुअल हायर चार्जेस इफ इट इज टेकन ऑन रेंट. सो यहाँ पर सिंस इट इज ओन्ड हम इसको ऐड करेंगे 20,000 और हमारा टोटल वैल्यू ऑफ RFA आ रहा है 44,588. Now that's how you'll be going to solve questions here. I hope this is clear to all.